फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। तो आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के आगे के सेशन को डील करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में जज डिफाइन कर रखा है, जिसमें कि बता रखा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोड। सिविल कोड का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वही जज समझा जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में जजमेंट डिफाइन कर रखा है। तो जजमेंट इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो डिक्री एंड ऑर्डर के ग्राउंड्स पर जज जो स्टेटमेंट देता है उसे ही जजमेंट बोला जाता है। अब एक जजमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, उसमें 4 पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। सेकंड पॉइंट है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, किन पॉइंट्स के ऊपर केस लाया गया है, किन पॉइंट्स को डिटरमाइन करना है, ये सेकंड पॉइंट में आता है। थर्ड पॉइंट होता है द डिसीजन देयर ऑन, कि उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि डिटरमाइन करने थे और कोर्ट ने उस पर क्या डिसीजन दिया है, वो थर्ड पॉइंट में आता है। फोर्थ पॉइंट में आता है द रीज़न ऑफ सच डिसीजन, रेशियो डेसिडेंडी, कि क्या रीज़न रहा उस डिसीजन के देने पर, ये फोर्थ पॉइंट में होता है। अब स्मॉल कॉजेज कोड के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स ही कंसिडर किए जाते हैं, जो कि फर्स्ट है पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजंस देयर ऑफ। उसमें जो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस भी नहीं दिया जाता और साथ ही साथ रीज़न फॉर सच डिसीजन भी नहीं दिया जाता। वहाँ सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 सेक्शन 11। तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन कर रखा है, मीन्स एनी पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ ए डिसीज्ड एंड वेयर ए पार्टी sues or is sued in a representative character the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पर्सन को बता रखा है जो कि इन द आइज ऑफ लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। और दूसरी चीज यहाँ पे इंक्लूड्स एनी पर्सन वो इंटरमेडल्स का मतलब होता है द पर्सन हु हैज इंटेंशन टू रिप्रेजेंट द एस्टेट एंड जिसमें अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हो इन रिलेशन टू द एस्टेट, उसे इंटरमेडलर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मीन प्रॉफिट की। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ बता रखा है मीन प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट बाय विच ए पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड, जो उसे एक्चुअली रिसीव कर रहा है और माइट विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फॉर्म, या वो थोड़ा एफर्ट करता तो वो जो प्रॉफिट है उसको रिसीव कर सकता था टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, उन सभी प्रॉफिट के इंटरेस्ट के साथ। बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। अब जो पर्सन था रॉन्गफुल पोजीशन से प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहा था, जो प्रॉफिट्स हो रहे थे उनको ले रहा था इंटरेस्ट के साथ, और ये सारी चीजें मीन प्रॉफिट के अंदर आएगा। पर अगर वो खुद पर्सन ही इम्प्रूवमेंट कराता है उस प्रॉपर्टी के अंदर और उस इम्प्रूवमेंट से जो प्रॉफिट गेन होता है उस प्रॉफिट को मीन प्रॉफिट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। अब मीन प्रॉफिट के अंदर डेफिनेशन 12 ऑफ सेक्शन 2, तो इसमें रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट इज द एसेंस फॉर क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट। रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप मीन प्रॉफिट क्लेम कर सकते हो। अब देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच वुड ऑर्डिनरी गाइड ए कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहली चीज है नो प्रॉफिट बाय पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। सेकंड है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर डिस्पोजिशन ऑफ डिक्री होल्डर। थर्ड है यूज टू विच द डिक्री होल्डर वुड हैव पुट द प्रॉपर्टी इफ ही हिमसेल्फ वाज इन पोजीशन, कि वो खुद जो यूज करता। अब कोई किसान है और किसान की जो जमीन है वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति रॉन्गफुल पोजीशन से रह रहा हो तो, और उनको एंट्री नहीं दे रहा हो, तो अब जो किसान खेती कर सकता था किसी टाइम पे वहां पर और जो पैसा कमा सकता था वो अब उस पर्सन से रिकवर कर सकता है। अब मीन प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में पब्लिक ऑफिसर को डिफाइन कर रखा है, जिसे कि हम इंडियन पैनल कोड 1860 के सेक्शन 21 के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो पाएगा। अब जो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, ये कुछ टॉपिक्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कुछ आर्मी के होते हैं, कुछ क्रिमिनल के होते हैं, कुछ सिविल के होते हैं, कुछ जस्टिस से रिलेटेड होते हैं एंड कुछ सम अदर्स।
आर्मी में हमारे जो मिलिट्री नेवल एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो आ गए। जस्टिस में जज, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इसमें जो डी क्लॉज दे रखा है वो जस्टिस से ही कंसर्न करता है। थर्ड टॉपिक है हमारा क्रिमिनल, जो प्रिवेंट ऑफेंस एंड ऑफिसर्स ऑफ प्रिवेंट ऑफेंस एंड ऑफिसर्स ऑफ कन्फाइनिंग, जो ऑफिसर्स होंगे वो हमारे क्रिमिनल के अंदर कवर हो गए। फिर सिविल का जो टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, इसमें वो सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सर्वे की ड्यूटी रहती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, या प्रॉपर्टी सर्वे किसी डॉक्यूमेंट की करने की होती है, या इलेक्शन से रिलेटेड जो काम संभालते हैं। और अदर्स में वो सारे पब्लिक सर्वेंट, वो सारे पब्लिक ऑफिसर्स आ गए जिन्हें की रिन्यूमरेशन, जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के फेवर में सर्विस करते हैं और पे उन्हें गवर्नमेंट करती है, ये अदर्स में आ गया। तो ऐसे ही हम इंडियन पैनल कोड और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के जो क्लॉजेस दे रखे हैं, इन्हें इन टॉपिक्स के अंदर डिवाइडेड करके इजीली ग्रैब कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ आर्मी, सेकंड इज़ जस्टिस, थर्ड इज़ क्रिमिनल, फोर्थ इज़ सिविल एंड फिफ्थ इज़ अदर। बाकी टर्म्स जो सेक्शन 2 में डिफाइन कर रखे हैं, गवर्नमेंट प्लीडर, हाई कोर्ट, इंडिया, जज, जजमेंट डेटर, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये बहुत इजी टर्म्स हैं और इन्हें एक बार गो थ्रू करने से ये हमें समझ में आ जाएंगे। अब सेक्शन 3 हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में बताता है कि क्या हायरार्की रहेगी कोर्ट्स की इन द परव्यू ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इसमें सबसे पहला हाई कोर्ट आएगा, फिर उससे सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, उससे सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट आएगा, एंड फोर्थ वन इज़ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़। ये सेक्शन 3 हमारा कहता है। सेक्शन 4 सेविंग्स के बारे में बताता है कि ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, ये किसी अदर स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर पे या लोकल लॉज पे, स्पेशल लॉज पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। फिफ्थ सेक्शन कहता है एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट्स एंड स्मॉल कॉसेस कोर्ट। तो एप्लीकेबिलिटी के बारे में सेक्शन 5 बताता है। रेवेन्यू कोर्ट उस कोर्ट को बोला जाता है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो प्रोसीडिंग एंटरटेन करने का, जो कि रेंट से रिलेटेड हो, किसी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ लैंड यूजेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस से रिलेटेड जो कोई प्रोसीडिंग हो तो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर कंसिडर की जाएगी। तो ये रेवेन्यू कोर्ट की एक डेफिनेशन होती है। अब सेक्शन 5 में बता रखा है कि जहाँ कहीं रेवेन्यू कोर्ट इस गवर्न बाय द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड, तो वो रेवेन्यू वहाँ वो प्रोविज़न्स सेक्शन 5 के वर्चू से एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीपीसी होगी। यहाँ पे ये साथ में ये बता रखी कि स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिगार्डिंग सच प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो मॉडिफाई सम एग्जिस्टिंग प्रोविजंस रिगार्डिंग रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड से रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस अमेंड करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सेक्शन 6 में पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रखा है। तो यहाँ बता रखा है कि जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन किस तरीके से डिवाइडेड रहेगा। अब सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास अप टू 2 लाख तक के जो केसेस होंगे वो हियरिंग करने का, एंटरटेन करने का पावर रहेगा। सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास 2 लाख टू 5 लाख जो भी केसेस होंगे, इस अमाउंट तक जो केसेस होंगे वो सीनियर डिवीज़न के पास जाएगा सिविल जज। अब अबव 5 लाख जो भी केसेस आते हैं, जो भी प्रोसीडिंग एंटरटेन करने की जो पावर है, वो सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 9। डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है जो कि बताता है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। जब तक कि कोई सिविल सूट बार्ड नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, तब तक हर सिविल कोर्ट एक्सरसाइज एंटरटेन करेगा सारे सिविल सूट्स को। अब लिस्ट ऑफ सिविल सूट्स हमें इसी सेक्शन में प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो सिविल सूट है, इजी सूट मस्ट बी ऑफ ए सिविल नेचर, सिविल नेचर का होना चाहिए, क्रिमिनल नेचर का नहीं होना चाहिए, या कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई रिकवरी ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट्स और ऑफस्प्रिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली केस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, रिलीजियस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है। और द कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, और वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं होना चाहिए इस कोड के अंदर, इस संहिता के अंतर्गत। अब सूट्स ऑफ सिविल नेचर जो होते हैं
जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्शिप, सूट्स फॉर रेंट और डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग्स related to share in offerings, specific performance of contract, damages for breach of contract, rents, account salaries, a suit for right of burial and restitution of conjugal rights. तो ये जो लिस्ट होती है जो कि सिविल सूट्स के बारे में हमें बताती है सेक्शन 9 में, इन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिविल सूट्स होंगे तभी ये एंटरटेन किए जाएंगे बाय द सिविल कोर्ट.